तो मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम लोग जो है हिंदी व्याख्याता में लगी हुई विशेष रूप से एक कहानी लगी हुई है जिसका नाम है यही सच है। तो वो पूरी की पूरी कहानी मैंने विस्तार से पढ़ा दी थी। आप एक ही बार उस वीडियो को देख लेंगे स्पीड से करके तो वो पूरी की पूरी कहानी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसमें से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आसानी से उत्तर दे सकेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख ले और उसके बाद ये प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आसान से प्रश्नोत्तर और आसानी से आप जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। और प्रश्नों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्या है कि मैं विस्तार से मेरी क्लास से जो है रोज़ शाम को क्लास आ रही है, विस्तार से क्लास आ रही है। मैं एक बार कोर्स पूरा करवाने में लगा हुआ हूँ कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सेकंड ग्रेड तो ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करवाने में लगा हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड का तो आगे जो 1.5 महीने की छुट्टियाँ आएगी उनके अंदर करवा दिया जाएगा आराम से। लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं कि 1.5 महीने की छुट्टी में फिर समय कम रह जाएगा तो उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक ये मानो कि लगभग मई और जून में 1.5 महीना जो है उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसी ऑब्जेक्टिव जो श्रृंखलाएँ हैं प्रश्नोत्तर की, बहुत सारी आपको श्रृंखलाएँ, चाहे आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, चाहे नगेंद्र का है, चाहे राम कुमार वर्मा का है, सभी से प्रश्न उठाकर एक शानदार जो है प्रश्नावली आपके सामने लाई जाएगी। और इस प्रश्नावली की मैं बात करूं तो वैसे मैंने पहले तो कभी ज़्यादा बात की नहीं है, ठीक है ना। ये अपनी पुस्तक है 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्याख्याता के लिए है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, मैं यहाँ कोई बेचने नहीं आया हूँ आपके सामने। वैसे ही क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक थोड़े से बदनाम हो रखे हैं बिना काम के ही। जो कार्य 50,000 में होता है वो यहाँ निःशुल्क ही हो जाता है और नहीं तो नाम मात्र की फीस लेके होता है, लेकिन फिर भी बदनाम। तो ये मैं इतने बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्नोत्तर है ये बुक है 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ठीक है ना। इस पे 7200 लिखा हुआ है और मैं आपको कम से कम 10,000 प्रश्न करवाने वाला हूँ हिंदी व्याख्याता के लिए। और आज के जो प्रश्नोत्तर है वो सभी इसी में से आने वाले हैं। और वैसे भी मैं अक्सर जो करवाता रहता हूँ, जैसे पिछली क्लास अपनी लोंजाइनस की थी, लोंजाइनस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए थे मैंने, वो भी सभी इसी किताब में से थे। उससे पहले जितनी भी टेस्ट श्रृंखलाएँ मैंने करवा रखी हैं आप देखेंगे आदिकाल से लेके प्रयोगवाद तक करवाए हुए हैं, सभी इसी किताब से प्रश्न मैंने लिए हैं। आज के जो अपनी जो कहानी है वो है यही सच है। मनु भंडारी की ये कहानी है जिस पर रजनीगंधा फिल्म बन चुकी है। इसके बारे में पूरी बातें प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही पढ़ेंगे। चलते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले थोड़ा सा पात्र परिचय हो जाए। इस कहानी की जो नायिका है वो दीपा है, कथा नायिका है, कानपुर में रहकर थीसिस पूरी कर रही है। पहले निशित से और अब संजय से प्रेम करती है। इतनी सी बात नहीं है। कानपुर में रहने वाली कहाँ की है? पटना की। पटना में जब रहती थी तो वहाँ उससे किससे प्रेम हो जाता है? निशित से प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम हो जाता है? निशित से प्रेम हो जाता है। लेकिन निशित जो है उसका दिल तोड़कर या उसे धोखा देकर वहाँ से चला जाता है और उस धोखे में वह इतनी प्रताड़ित हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है, इतनी पीड़ा सहन करती है कि उसे बार बार ये होता है कि वह आत्महत्या कर ले। लेकिन उस पीड़ा से, उस दर्द से, उस मुश्किल से उसे कौन निकालता है? संजय, ठीक है ना। इसलिए उसे संजय से प्रेम हो जाता है। और वर्तमान में वह कानपुर में रह रही है, कानपुर में थीसिस पूरी कर रही है, अर्थात पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। और वह नौकरी कहाँ लगना चाहती है? कलकत्ता में। और कलकत्ता नौकरी लगने के लिए वह अप्लाई करती है और वहाँ से लेटर भी आ जाता है और वह कलकत्ता चली जाती है इंटरव्यू देने के लिए। और वहीं क्या होता है, वही निशित रह रहा होता है और वहाँ निशित से मुलाकात हो जाती है। हालांकि वो निशित से भयंकर रूप से नफरत करती है, ठीक है ना। उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन वहाँ जब निशित नौकरी लगने में उसकी सहायता करता है तो एक बार फिर से उसको निशित से प्रेम हो जाता है। लेकिन निशित के मन में इस प्रकार के पुण्य कोई विचार नहीं आते हैं दीपा के प्रति। और फिर जब वो कलकत्ता से लौटकर वापस आती है तो उसे लगता है कि निशित से वह प्रेम नहीं करती है, वह वास्तव में संजय से ही प्रेम करती है। और एक बार पुनः उसे संजय से प्रेम हो जाता है। तो ऐसे कहानी है, पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ। संजय जो है वो कथा नायक है, दीपा से प्रेम करता है, कानपुर में जॉब करता है, हर जगह देरी से पहुँचता है, ठीक है ना। और कानपुर में जॉब कर रहा है और कलकत्ता में उसके जॉब कर रहा है, उसका मुख्य ऑफिस कलकत्ता में है और वो वहीं जाना चाहता है। और वो कहता है कि अगर दीपा की कलकत्ता में नौकरी लग जाती है तो वो दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे, विवाह करेंगे और एक अच्छा जीवन यापन करेंगे।
ईरा ये दीपा की मित्र है जो कलकत्ता में रहती है, कलकत्ता में रहती है। एक पुत्र भी है मुन्नू, ईरा के पति दौरे पर गए हुए थे, ये कहानी के अंदर है, ठीक है ना। ईरा जो है दीपा की मित्र है और दीपा वहीं जाकर ईरा के पास ही रुकती है, ठीक है ना, कलकत्ता में। निशित जो है दीपा ने जिसे 18 वर्ष की उम्र में प्रेम किया था वो निशित है, कलकत्ता में रहता है, दीपा के इंटरव्यू में मदद करता है। यही सच है कहानी के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न है, आप बता सकते हैं कि यही रचयिता कहानी के, यही सच है कहानी के रचयिता कौन है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। जल्दी ही आपके लिए लाइव की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। और कम से कम 10,000 प्रश्न मैं यहाँ लाइव करवाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है ना। फिर मत कहना पहले भी ऐसा हुआ है कि अपनी पुस्तक में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना, क्योंकि प्रचार इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि काम ही पूरा नहीं होता था, प्रचार के लिए समय नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्नों की संख्या जो है हमारी सबसे अधिक रहने वाली होती है, ठीक है ना। यही सच है, यही सच है कहानी के अनुसार कौन अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है? यही सच है कहानी के अनुसार कौन अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है? कौन आता है? अभी बताया था आपको, संजय। संजय जो है वो हमेशा घंटे 2 घंटे देरी से ही आता है, लेकिन निशित क्या है? निशित हमेशा समय पर पहुंच जाता है। निशित जो है वो हमेशा समय पर पहुंच जाता है। यहाँ मेहता साहब आए हुए हैं, मेहता साहब का ज़्यादा यहाँ नहीं है। मेहता साहब वो है जिनके यहाँ दीपा जो है कमरा किराए पर लेकर रहती है। दीपा जिनके यहाँ रहती है वो मेहता साहब है। और मेहता साहब का ये इस कहानी में इतना ही जिक्र है कि 7-8 दिन में आते जाते वो दीपा से उसका हाल चाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही। और एक मिसेज मेहता भी है, वो क्या महीनों में ही कभी एक बार दीपा से मिलती है या हाल चाल पूछती है, लेकिन अपनी बेटी को अक्सर कहानी सुनने के लिए दीपा के पास भेज देती है। ये आगे है, आंटी हमें कहानी सुनाओगी, कथन किसका है? ये मेहता साहब की 5 साल की बच्ची का है। ये मेहता साहब की 5 साल की बच्ची का है। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे बिंदुओं में मैंने इस कहानी को बांटा है ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी जो आपको याद हो जाए। और कहाँ किसने पूरी कहानी को 5 बार पढ़ने के बाद भी हमें याद नहीं रहता कि कथन किसका है। यहाँ मैं वो सारी कहानी आपकी क्लियर कर दूंगा। नहीं अभी नहीं, पीछे आना। उपयुक्त कथन किसका है? ये दीपा का है। किसको है ये कथन? ये कथन मिसेज मेहता की या मिस्टर मेहता की 5 साल की बेटी को है, क्योंकि वो आकर कहती है कि आंटी आंटी कहानी सुनाओ, और वो कहानी सुनाने के मूड में नहीं होती है क्योंकि वह संजय का इंतजार कर रही होती है और संजय को आदत है लेट आने की और वह परेशान हो रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि संजय का इंतजार क्यों कर रही है? क्योंकि उसे एक ऐसी न्यूज़ मिली है, एक ऐसी खबर मिली है जो वो संजय को बताना चाहती है। वो कौन सी खबर है? वो ये खबर है कि ईरा का तार आया था कि आजकल में कभी भी साक्षात्कार के लिए तुम्हें कॉल आ सकता है, इसलिए तैयार रहना। ये खुशखबरी वह है संजय को बताना चाहती है, लेकिन संजय है कि हमेशा ही लेट आता है। संजय कौन से फूल लिए मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा था? संजय कौन से फूल लिए मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा था? तो बड़ा ही आसान है, रजनीगंधा के फूल लिए। रजनीगंधा नाम से, इसी रजनीगंधा फूल के आधार पर इस पर रजनीगंधा नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। बसु चटर्जी जिसके डायरेक्टर है शायद या प्रोड्यूसर है, और अमोल पालेकर जो है उसके हीरो है। बहुत नाराज हो, उपयुक्त कथन किसने किससे कही? अब नाराज कौन हो सकता है? लेट कौन आता है? संजय आता है। किसके पास आता है? दीपा के पास। तो लेट को नाराज कौन होगा? दीपा। तो दीपा ने संजय से कही। ये अच्छा, बहुत नाराज हो, उपयुक्त कथन किसने किससे कही? तो ये संजय ने दीपा से कही, क्योंकि दीपा नाराज है और संजय दीपा से कहता है कि बहुत नाराज हो क्या? संजय ने दीपा को देरी से आने का कारण क्या बताया? संजय ने दीपा को देरी से आने का कारण क्या बताया? गाड़ी का खराब हो जाना, क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस जाना, ऑफिस में अतिरिक्त कार्यभार, उपयुक्त सभी। तो क्वालिटी में दोस्तों के बीच में फंस जाना। और वो कहता है कि दोस्तों को तो मैं नाराज नहीं कर सकता ना। और फिर दीपा कहती है कि तुम दोस्तों को तो नाराज नहीं कर सकते और मुझे नाराज कर सकते हो।
कथा नायिका दीपा कहाँ रहती है? तो कथा नायिका दीपा कहाँ रहती है? कानपुर में रहती है। पहले वह पटना में रहती थी, लेकिन पटना में उसके साथ निशित वाली घटना हो जाती है और निशित वाली घटना के साथ साथ उसके पिता का देहांत भी हो जाता है। अब वह पटना में नहीं रहती है, वह कानपुर में PhD कर रही है, थीसिस लिख रही है। पटना में उसके भैया और भाभी रहते हैं, लेकिन उनके साथ उसका कोई ज़्यादा मेलजोल नहीं है। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? तो किस कहानी से? यही सच है कहानी से, ठीक है ना। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? स्पीड से क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। यही सच है कहानी से। किस कहानी से? यही सच है कहानी से। ये किसके पद ध्वनि है और किसका कथन है? ये पद ध्वनि तो संजय की है। किसकी है पद ध्वनि? ये पद ध्वनि संजय की है। और कथन किसका है? कथन है दीपा का, कथा नायिका दीपा का ये जो है कथन है। चलते हैं आगे। यही सच है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरस्तु लोंजाइनस के जो प्रश्नोत्तर है बड़ी संख्या में आपको करवाए जा चुके हैं और अरस्तु के प्रश्न जो है लगभग 70 से अधिक प्रश्न जो है मैं आपको करवाने वाला हूं। गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी उसके साथ रहेंगे। सभी प्रश्न जो है व्याख्या सहित करवाने का प्रयास किया जाएगा, तो तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास वही होने वाली है। यही सच है, यही सच है। और एक बात बता दूं कि ये प्रश्नोत्तर साथ साथ में अपने यहाँ कई प्रकार की क्लासें चल रही हैं और वो साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है ना। एक तरफ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, उसकी व्याख्या भी करवा दूंगा साथ साथ। लोंजाइनस अभी बाकी है, उसको भी करवा दूंगा मैं। और दूसरी तरफ हमारा ये गद्य रचनाएं चल रही है। यही सच पुरस्कार कहानी को मैंने 2-3 बार करवा दिया है, पूरी कहानी करवाई है, प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं, ठीक है ना, उसका सार भी करवा दिया है। अभी ये चल रही है यही सच है, इसका पूरी कहानी भी करवा दी है। आज प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे, इसका सार भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी चल रहा है। और उधर जो अपना है भक्ति काल में अभी कृष्ण काव्य, कल से शायद अपना कृष्ण काव्य भी शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण काव्य के बाद फिर रीति काल है, वो भी लगातार आपका चलता रहेगा। हिंदी व्याख्याता का कोर्स जो है वो पूरा का पूरा करवाया जाएगा और वरिष्ठ अध्यापक का भी। यही सच है। वरिष्ठ अध्यापक वालों को बता दूं कि अभी थोड़ा सा ध्यान मेरा वरिष्ठ अध्यापक की तरफ है। मुझे पता है कि व्याख्याता की तरफ है और मुझे पता है कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले भी अभी व्याख्याता की तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए लगभग टॉपिक साहित्य तो दोनों में एक जैसा ही है। यही सच है। कहानी के आरंभ में दीपा किसका इंतजार करती है? यही सच है। कहानी के आरंभ में दीपा किसका इंतजार करती है? तो दीपा किसका इंतजार कर रही होती है कहानी के आरंभ में? संजय का इंतजार कर रही होती है। किसका? संजय का इंतजार कर रही होती है। यही सच है। कहानी किस शैली में लिखी गई थी? यही सच है। कहानी किस शैली में लिखी गई है? प्रश्नात्मक शैली में, साक्षात्कार शैली में, डायरी शैली में? तो किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में लिखी गई है। किस शैली में? डायरी शैली में लिखी गई है ये कहानी। कौन सी कहानी है? यही सच है। कहानी किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में ये लिखी गई है। किस शैली में? डायरी शैली में। इस कहानी में आप देखेंगे कि जहाँ भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है वहाँ लिखा होगा, शुरुआत में कुछ आएंगे जिनमें कानपुर लिखा होगा, अर्थात ये जो बात लिखी जा रही है ये सारी कानपुर की है। फिर काफ़ी सारे कानपुर चलने के बाद फिर आएगा कलकत्ता। कलकत्ता के बाद की जो कथन होंगे वो सारे कहाँ के रहेंगे? कलकत्ता के रहने वाले हैं। फिर वापस घूमकर कानपुर के आ जाएंगे। पटना का यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है, पटना का केवल जिक्र है, ठीक है ना। तो ये किसमें? डायरी शैली में लिखी गई है। और ये जो सारी बातें हैं वो अपनी डायरी में लिखती रहती है, उसी का बयान है मनु भंडारी ने किया है। यही सच है। यही सच है। कहानी किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में। क्या डबल आ गया क्या? हाँ डबल आ गया। दीपा को कमरे में संजय की उपस्थिति का आभास कौन देता है? दीपा को कमरे में संजय की उपस्थिति का, कि दीपा जब कमरे में होती है तो उसे संजय का आभास होता रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो संजय ने मतलब खरीद कर उस कमरे में रखी हुई है जो संजय का एहसास करती है? पर्दे, पुस्तकें, रजनीगंधा के फूल और खिड़कियां। तो क्या है? रजनीगंधा के फूल जो है वो दीपा को ऐसा लगता है वो संजय का ही एहसास करवाते रहते हैं। रजनीगंधा के फूल। किसके फूल? रजनीगंधा के फूल। दीपा सुबह से संजय को कौन सी बात सुनाने के लिए आतुर थी? मैंने बताया था आपको
दीपा सुबह से संजय को कौन सी बात सुनाने के लिए, कहानी के आरंभ ही होता है ईरा के पत्र की बात। क्या बताने के लिए? ईरा के पत्र की बात। कौन सी ईरा के पत्र की बात? कि ईरा का पत्र आया है, क्या आया है कि कलकत्ता में जो उसने नौकरी के लिए जो आवेदन किया था उसके साक्षात्कार के बहुत जल्द ही मतलब साक्षात्कार की जो सूचना है या कॉल जो है बहुत जल्द हो जाएगी, तो तैयार रहना इसके लिए। यदि तुम्हें जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए, दीपा मजा आ जाए। दीपा से उपयुक्त कथन किसने कहे थे? संजय ने। किसने कहे थे? संजय ने कहे थे। संजय के अनुसार किसके ख्याल ने हमेशा उसे कलकत्ता तबादले के लिए रोक दिया? संजय के अनुसार किसके ख्याल ने हमेशा उसे कलकत्ता तबादले के लिए रोक दिया? कहने से तात्पर्य संजय कहता है कि अगर तुम्हारी नौकरी कलकत्ता लग जाए तो मैं कलकत्ता चला जाऊं, क्योंकि कानपुर का जो ऑफिस है वहां की चिक चिक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बार मैंने सोचा कि यहाँ की चिक चिक से छुटकारा पाने के लिए मैं अपना ट्रांसफ़र जो है, तबादला जो है वो कलकत्ता करवा लूँ, लेकिन जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ठीक है ना, तो फिर मैं इसको टाल देता हूँ। कारण ये है कि मेरा ऑफिस में तो मेरे शांति हो जाएगी, लेकिन मेरी जो शामें हैं वो वीरान हो जाएंगी, क्योंकि संजय की शामें जो है वो रोज़ शाम को दीपा को मिलने आता है। उसकी शामें किससे वीरान है? रंगीन है, दीपा से ही। तो कानपुर के वातावरण ने, दीपा के ख्याल ने, किसके ख्याल ने? दीपा के ख्याल ने। संजय ने दीपा से इंटरव्यू से डर लगने की बात सुनकर क्या कहा? संजय ने, किसने? संजय ने। जब इंटरव्यू की बात आई तो दीपा कहती है कि मुझे बड़ा डर लग रहा है इंटरव्यू का, ठीक है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने कैसे लोग होंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं वहाँ कहीं घबरा तो नहीं जाऊँगी। तब जो है संजय क्या कहता है वो देखते हैं। तुम भी एक ही मूर्खा हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, तो क्या है उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे वाक्य उसने किसने कहे थे? संजय ने कहे थे कि तुम भी एक ही मूर्खा हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, ठीक है ना, तो तुम्हें इंटरव्यू से डर कैसे लग सकता है। और इसी प्रकार का वाक्य ईरा का भी आएगा। वह दीपा जब कलकत्ता जाएगी तो वो ईरा को भी कहेगी कि मुझे इंटरव्यू से डर लग रहा है। तब ईरा उसे कहती है कि तुम्हें और इंटरव्यू से, एक ऐसी लड़की को इंटरव्यू से डर लग रहा है जिसने अपना पूरा कैरियर खुद बनाया हो, उसे इंटरव्यू से कैसे? इंटरव्यू से कोई डरे तो हमारे जैसा डरे, तेरे जैसी लड़की इंटरव्यू से कैसे डर सकती है जिसने अपना पूरा कैरियर खुद बनाया हो, ठीक है ना। ये याद रख लेना, दोनों वाक्य एक जैसे हैं। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूं उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए? ए, बै, से या फिर दे, तो किसके लिए? निश्चित के लिए। अब क्यों किया गया है? तो वह कहती है, जब वो कहती है कि मुझे इंटरव्यू से डर लग रहा है, तो संजय कहता है कि इंटरव्यू से डरने की क्या ज़रूरत है, उसमें तो क्या होता है कि जान पहचान होनी चाहिए। अगर आपकी जान पहचान है तो आपका साक्षात्कार में चयन हो जाता है। तब ईरा कहती है कि मेरी जान पहचान वाला वहाँ कोई नहीं है। ईरा है, अगर उनकी कहीं जानकारी हुई तो ठीक है, नहीं तो मेरा जानकार तो वहाँ कोई नहीं है। तब वह कहता है कि जानकार क्यों नहीं है, निश्चित है ना वहाँ, ठीक है ना। और निश्चित की बात सुनकर दीपा को हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि वह उससे नफरत करती है। नफरत का कारण यह है कि जब दीपा 18 वर्ष की थी तब उसने उससे प्रेम किया था और वह प्रेम में धोखा देकर वहाँ से पटना से चला जाता है, इसलिए वो उससे नफरत करती है। इसलिए वो कहती है कि देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। दीपा को किसे देखकर भ्रम होता था कि वे संजय की अनेकानेक आंखें हैं,
जो उसे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है। दीपा को किसे देखकर भ्रम होता था कि वे संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो उसे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है। किसे देखकर? कमरे के पर्दों को, रजनीगंधा के फूलों को, कमरे की हर वस्तु को, उपयुक्त सभी को। तो किसको? रजनीगंधा के फूलों को। किसको? रजनीगंधा के फूलों को। दीपा ने निम्न में से किसका एकमात्र केंद्र संजय को ही बताया? दीपा ने निम्न में से किसका एकमात्र केंद्र संजय को ही बताया? अपने प्यार का, अपनी कोमल भावनाओं का, भविष्य की उसकी अनेकानेक योजनाओं का। तो उपयुक्त सभी का। जब वो संजय की बात करती है, जब संजय निशित की बात करता है, तो वह कहती है कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का और भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा दीपा कहती है। वह पिछले 2.5 वर्षों से संजय के साथ रह रही थी। दीपा को नौकरी मिलने और संजय के साथ कलकत्ता रहने के मादकता भरे स्वप्न जाल को किसका भय छिन्न भिन्न कर देता है? निशित का भय, दूर जाने का डर, इंटरव्यू का भय, उपयुक्त सभी। तो किसका भय? इंटरव्यू का भय। सपने बड़े हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं सपने, क्योंकि जो संजय है वो कहता है कि तुम्हारा अगर कलकत्ता हो गया तो दोनों साथ ही रहेंगे। बड़े स्वप्न अच्छा है, लेकिन उसको छिन्न भिन्न कौन कर देता है? इंटरव्यू का भय, कि इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं हुआ तो सारे सपने टूट जाएंगे। कलकत्ता शहर से संबंधित संगत कथन है। कलकत्ता शहर से संबंधित संगत कथन है। हुगली नदी के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं। हुगली नदी है वहाँ, जानते हो, जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। बहुत ही भीड़ भरी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। मैं भी एक बार कलकत्ता एग्जाम देने गया हुआ था रेलवे का। उस वक्त रेलवे की तैयारी भी किया करते थे साथ साथ में, बेरोजगारी के दिनों में। तो कलकत्ता एग्ज़ाम देने चला गया था, और वहाँ क्या है कि जो थोड़े बहुत कोई पूंजी थी जेब में, वही किसी ने निकाल ली थी। तो बड़ी मुश्किल से, पर ये अच्छी बात है कि वहाँ पर मुझे, मैं आज तो जानता तो नहीं हूँ, उसी वक्त हनुमानगढ़ का कोई एक दोस्त मिल गया था। दोस्त नहीं था, दोस्त नहीं कहूँगा, वैसे ही रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो परिचित हुए, एक दूसरे से पूछा तो पता चला कि वह हनुमानगढ़ से है। मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरे जो पैसे हैं वो यहाँ निकल गए हैं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हालांकि टिकट तो मेरे पास थी आने की, तो वो आने की तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रास्ते में खाने वाने के लिए मेरे पास कोई कुछ खुले पैसे होंगे तो अलग बात है, बाकी नहीं थे। तो उस बंदे ने मुझे पहले तो खाना खिलाया। वो लड़का, बंदा तो क्या था, लड़का ही था, वो भी छोटी उम्र का ही था। और फिर उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए, और उनमें मैं कलकत्ता से क्या है कि रास्ते में खाना वाना खाकर बीकानेर तक पहुंच गया। उस समय मैं बीकानेर रहता था, वर्तमान में अभी मैं गंगानगर में हूँ। बात होगी लगभग सन 2000 की, आज से 25 वर्ष पहले की। ईरा के घर पहुंचकर दीपा को अफसोस क्यों हुआ? ईरा के छोटे घर को देखकर, उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर, संजय को याद करके, किसको? ईरा के घर पहुंचकर दीपा को अफसोस क्यों हुआ? उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर उसे अफसोस हुआ, क्योंकि वो ऐसे सोच रही थी कि अगर ईरा के, जैसे ही वो कलकत्ता ईरा के घर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसके पति कहीं दौरे पर गए हुए हैं, तो उसे अफसोस इसलिए होता है कि वो सोचती है कि अगर ईरा के पति होते तो वो कहीं इधर उधर जानकारी लगा लेते, कोई सिफारिश लग जाती तो शायद उसका जो चयन है वो आसान होता। लेकिन बाद में वो सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ, अगर नहीं है तो, अगर वो यहाँ होते तो मैं इतनी स्वतंत्र अपने आप को नहीं रख पाती। कॉफी हाउस में निशित जब दीपा और ईरा की मेज पर आ जाता है तो दीपा को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जब ईरा के पास दीपा चली जाती है कलकत्ता में, तो दूसरे दिन ही वो क्या करते हैं, सुबह ही, ठीक है ना, शायद रात को पहुंचते हैं, सुबह ही वो कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं, तो वहाँ अचानक निशित मिल जाता है।
और वो ईरा को पहचान लेता है और वो वहाँ आ जाता है। अब आ जाता है तब क्या होता है, कॉफ़ी हाउस में निशित जब दीपा और ईरा की मेज पर आ जाता है तो दीपा को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, विवश होकर उसे उसकी तरफ देखना पड़ता है, उसे नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ये सारे काम उसे करने पड़ते हैं। हालांकि वह उसे बहुत नफरत करती है, वह उसको देखना तक नहीं चाहती, लेकिन विवशतावश उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। दीपा के अनुसार निशित में क्या बदलाव आ गया था? दीपा के अनुसार निशित में क्या बदलाव आ गया था? उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए थे, उसका रंग शाह पड़ गया था, वह दुबला भी हो गया था। उपयुक्त सभी ये सारे के सारे बदलाव जो है वो निशित में आ गए थे। इसे हम त्रिकोणीय प्रेम कहानी भी मान सकते हैं, क्योंकि आज से पहले कहानियां भी ऐसी लिखी जाती थी और फिल्में भी हम ऐसी ही देखते थे। ठीक है ना। दीपा निशित से कितने साल बाद मिली थी? दीपा निशित से कितने साल बाद मिली थी? तो कितने साल मिली थी? ए बै से और द 3 साल बाद। जब मैंने कहानी पढ़ाई थी तब भी मैंने याद करवाया था कि पुरस्कार कहानी में अरुण भी मधुलिका से 3 साल बाद ही मिला था। अरुण भी मधुलिका से 3 साल बाद ही मिला था। दीपा जिस नौकरी के इंटरव्यू के लिए कलकत्ता गई थी उसकी सैलरी कितनी थी? दीपा जिस नौकरी के इंटरव्यू के लिए कलकत्ता गई थी उसकी सैलरी कितनी थी? उसकी सैलरी थी 300 रुपये। कितनी थी उसकी सैलरी? 300 रुपये। कितनी थी उसकी सैलरी? 300 रुपये थी। ठीक है ना। यहाँ क्या जिक्र होता है? यहाँ जिक्र ये होता है कि वह कहती है कि यहाँ तो सब सिफारिश, ईरा भी कहती है कि सब सिफारिश से चलता है। 150 तक की नौकरी के लिए मंत्री तक की सिफारिश आ जाती है। 150 तक की नौकरी के लिए मंत्री तक की सिफारिश जो है वो आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह कहती है तुम्हारी तो नौकरी भी फिर 300 रुपये की है, मतलब बड़ी बड़ी सिफारिशें उसके लिए आने वाली है। जब दीपा ने निशित को कलकत्ता आने का मकसद बताया तो उसने क्या किया? जब दीपा ने निशित को कलकत्ता आने का मकसद बताया तो उसने क्या किया? वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, अपने ऑफिस में सूचना दे दी कि आज मैं ऑफिस नहीं आएगा, कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली। उपयुक्त सभी ये सारे काम उसने निशित ने कर दिए थे। ये सारे काम जो है निशित ने किए थे। कब किए थे? कि जब वो कॉफ़ी हाउस में, मैंने प्रश्न इस तरह से बनाया कि कहानी भी उसी क्रम में चलेगी, उसी क्रम में मैंने प्रश्न बनाया, प्रश्नों के साथ साथ मैं कहानी भी आपको याद करवाता जाऊंगा। कि जब वो कॉफ़ी हाउस में जाते हैं तो ईरा उसे पूरा परिचय दे देती है और अपने घर का एड्रेस भी समझा देती है, और दूसरे दिन राइट 9 बजे जो है वह निशित जो है राइट 9 बजे ईरा के घर पर पहुंच जाता है। वह 9 बजे से कुछ समय पहले ही पहुंच जाता है, और उस वक्त दीपा जो है अपने टूटे हुए बाल बाहर फेंकने के लिए बालकनी में आती है तो वह देखती है कि सामने निशित जो है वो चक्कर लगा रहा है, अर्थात वह 9 बजे का इंतजार कर रहा है। 9 बजते ही वह उसके घर पर आएगा, और फिर उसे याद आता है संजय कि कहाँ तो ये निशित है जो समय से पहले ही पहुँच गया है, और कहाँ वो संजय है जो कभी ऐसा हो कम से कम 2 घंटे लेट वह आता ही आता है। इस तरह से तुलना होने लग जाती है। फिर वह जब घर आता है तो घर में जैसे ही दीपा उसे नौकरी के बारे में बताती है तो वह वहाँ बैठे बैठे ही उस नौकरी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर देता है। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसे नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है, अपने ऑफिस में सूचना दे देता है कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा, कैसे क्या करना होगा इसकी सारी योजना वह वहाँ बैठे बैठे ही बना लेता है। दीपा ने निशित के मुंह से काम की बात के अलावा पहली बात क्या सुनी? दीपा ने निशित के मुंह से काम की बात के अलावा पहली बात क्या सुनी? आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना, नौकरी के बाद क्या इरादा है?
आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, ये पहला कथन था। और ये कब का है? ये जब उसका इंटरव्यू हो जाता है उसका है, क्योंकि उससे पहले वह पूरे प्रयास करता है, ठीक है ना। और प्रयासों के बाद में क्या है कि वह कहता है कि अब तो इस खुशी में भी तुम्हारा साक्षात्कार हो गया है। इससे पहले वो सिर्फ काम की बात करते हैं। पहली बार वह ऐसा कहता है, पहली बार ही वह ऐसा कहता है। फिर भी मैं देख लेता हूँ उत्तर, बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है ना। इतनी बार पढ़ लिया अब तो सारे प्रश्न याद हो गए। और मेरी ये पढ़ाई हुई अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप भी इसमें से कम प्रश्न आपकी गलत होने वाले नहीं है। मनु भंडारी पर मैं मनु भंडारी का अलग परिचय और उसके प्रश्नोत्तर अलग से ही ले आएंगे, ठीक है ना। दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग पसंद था? दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग पसंद था? काला, नीला, पीला और लाल। काला, नीला, पीला और लाल, तो नीला रंग पसंद था। अब देखो, जैसे ही पार्टी की बात चलती है तो ईरा नहीं जा पाती, क्योंकि मुन्नू छोटा है, इस कारण वह जा नहीं पाती है। तो दीपा को अकेले ही उसके साथ जाना पड़ता है। दीपा को जाना पड़ता है तो जितनी वह मेहनत उसे नौकरी लगवाने के लिए करता है, तो पुनः उसके मन में कहीं तो वह नफरत कर रही होती है पहले तो, लेकिन उसके मन में पुनः निशित के लिए प्यार जाग जाता है। और वह उसकी पसंद की साड़ी, क्योंकि निशित को कौन सा रंग पसंद था? नीला रंग पसंद था, और वह नीले रंग की साड़ी ही पहनकर उसके साथ जाती है। निशित टैक्सी वाले को कहाँ चलने का आदेश देता है? निशित टैक्सी वाले को कहाँ चलने का आदेश देता है? अब देखो, अगर मेरी कहानी पढ़ाई हुई आपने पढ़ी है ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ चलने के लिए कहता है? स्काई रूम में। कहाँ? स्काई रूम में। अब साड़ी का रंग कैसा था, क्या था, सारी चीज़ें मुझे याद हो गई हैं आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ी थी कहानी, ठीक है। आप भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लेना, काफ़ी है आपके लिए, नैया पार हो जाएगी। अच्छा, आपको बता दूं, ये संकुल मार्गदर्शन है, इसी नाम से अपना ऐप है। प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर है, और कल की डेट के अंदर, आज रात को, मैं आज तक के जितना भी पढ़ाया है अधिकतर, वो सारी की सारी पीपीटी या पीडीएफ जो है मैं उसमें डलवा दूंगा, ठीक है ना। कल सुबह तक सब कुछ तैयार मिलेगा। निशित से संबंधित संगत कथन है। निशित से संबंधित संगत कथन है, वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, सदा चुप रहने वाला, एवं वह दोनों कोई नहीं। निशित से संबंधित संगत कथन है, वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, है तो ये दोनों ही, क्योंकि वह चुप रहने वाला भी अधिकतर चुप रहता है, ठीक है ना। वह अधिकतर चुप रहता है। वह बात आती है एक बार कि जब वो पहले थे, जब पटना में वो साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब वो, ठीक है ना, जब घूमने जाते थे तो तब क्या है कि सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। और जैसे ही कुछ कहते थे तो शायद क्या नाम इसका, निशित जो है वो कहता था कि चुप ही रहो, मुझे सिर्फ तुम्हें देखने दो। तो ऐसी चीज़ें वो चुप ही रहता था। तो ये दोनों ही होने चाहिए, ए व बै दोनों होने चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपने थोड़ा सा, तो चेक करते हैं। तो ठीक है जी, सही है, ए व बै दोनों ही हैं, गलती हमसे हो नहीं सकती, पढ़ी बहुत बार है, और पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से याद हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, ये संकुल ये बात कर रहा था मैं, इसकी पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना भैया, ठीक है ना। वहाँ फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ ये सीधे आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना, सीधे ही इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो। दीपा, उपयुक्त कथन किसका है? आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो, दीपा, उपयुक्त कथन किसका है? निशित का। ये पहले की बात है, जब वो पहले प्यार करते थे ना, तब की बात है। अब तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं पाती है, ठीक है ना। अब तो सिर्फ सोचती रहती है, जो दीपा है वह सोचती रहती है, बात उनकी कोई नहीं होती है, ठीक है ना। दीपा ही उनके बारे में सोचती रहती है। पहले वह उससे नफरत करती है और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लग जाती है, और फिर अंत में वह ऐसा सोचने लग जाती है कि मतलब जो निशित है वह मुझे बाहों में क्यों नहीं भर लेता, ठीक है ना। और फिर उसे ये महसूस होने लग जाता है धीरे धीरे कि निशित कह नहीं पा रहा है, लेकिन वह भी मुझसे ही प्रेम करता है। ये सारी बातें वह सोचती रहती है, और इसीलिए वह पत्र भी लिखती है, और पत्र में वह लिखती है कि निशित, मैं केवल और केवल तुमसे प्रेम करती हूँ, यही सच है। और मुझे पता है कि तुमने भी, तुम इस डर के मारे कि तुम मुझे छोड़ गए थे, इसलिए तुम मुझे
कुछ कह नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये सारी बातें लिख देती है। लेकिन निशित जो है इन बात का कोई जवाब नहीं देता। तब उसे पता चलता है कि निशित के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, वह केवल उसका भ्रम था, वह केवल ऐसे ही सोचे जा रही थी। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? तो ये निशित ने दीपा से कहे थे कि अब तो तुम यहाँ आ जाओगी। कलकत्ता की बात है, नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी के बाद क्या इरादा है? उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? तो ये भी निशित ने दीपा से कहा। निशित ने दीपा से कहा। यह कथन जो है निशित ने दीपा से कहा। यह कथन किसने किससे कहा? निशित ने दीपा से कहा। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? तो कहाँ आने से? क्योंकि संजय तो उसके साथ ही रह रहा था, वो तो कहीं गई नहीं थी। इसलिए कौन कहता है? निशित कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। कलकत्ता से वापिस लौटते समय दीपा के मन में दबी सी आशा क्या थी? कलकत्ता से वापिस लौटते समय दीपा के मन में दबी सी आशा क्या थी? कि शायद उसे नौकरी मिलने की सूचना मिल जाए, कि चलते समय ही शायद निशित उससे कुछ कह दे, कि शायद संजय उसे लेने आए। उपयुक्त सभी। बताओ क्या होगा? कि चलते समय ही शायद निशित उससे कुछ कह दे। वो दोनों 4 दिन साथ रहते हैं, लेकिन 4 दिनों में पुरानी बात से संबंधित निशित या दीपा एक भी बात नहीं करते हैं कि पहले हम लोगों ने एक दूसरे को क्यों छोड़ दिया था और निशित उसे धोखा देकर क्यों यहाँ कलकत्ता आ गया था। इससे संबंधित कोई बात नहीं होती है। लेकिन दीपा मन ही मन पुनः उससे प्रेम करने लग जाती है और वह ये सोचती है कि कलकत्ता से जाते वक्त ही सही निशित शायद कुछ कह देगा। ये पुस्तक है अपनी, इसी से प्रश्नोत्तर है। जो भी मेरे प्रश्नों से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं वो सारे प्रश्न लगभग इसी किताब से है और आपको इसमें 7200 प्रश्न हैं। ये 7200 सारे के सारे प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा। यही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा शुक्ल और नगेंद्र को मिलाकर कम से कम 10,000 प्रश्न हिंदी व्याख्याता वालों को करा दूंगा, काउंटिंग कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये है अपना व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स है और ये व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है। 150 वीडियो रहेंगे कम से कम। वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है 150। 149 में वीडियो टेस्ट है, ये आपको बता दूं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र 50 वीडियो 149। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल 50 वीडियो 149। और कुछ लो ना लो ये जरूर ले लेना भैया, अगर हिंदी व्याख्याता बनना चाहते हो तो। ये हिंदी व्याख्याता में असिस्टेंट प्रोफेसर में रामबाण है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, याद रख लेना। बाकी टीजीटी पीजीटी वाले सारे ये हिंदी साहित्य का इतिहास के 50 वीडियो। और ये दीपा निशित को क्या बताना चाहकर भी बता नहीं पा रही थी। दीपा निशित को क्या बताना चाहकर भी बता नहीं पा रही थी कि वह संजय से प्रेम करती है, कि नौकरी के बाद वह संजय से विवाह करेगी, कि संजय बहुत अच्छा है, बहुत ही। तो क्या है? उपयुक्त सभी। ये सारी बातें, वैसे तो ये सारी बातें हुई थी, ठीक है ना, और सारी बातें, ठीक है ना। उपयुक्त सभी बातें। वो क्या पहले दिन जब जो निशित है वो दीपा के पास, जब वो कॉफ़ी पी रही होती है, जब वो पास में आता है, तब ही दीपा के मन में ये बात आती है कि यहाँ आकर खड़ा हो गया, इसे शर्म तक नहीं आती है भी आज कैसे आकर खड़ा हो गया, मुझे धोखा देकर यहाँ आया था, ठीक है ना। और वह सोचती है कि मैं अभी इसे बता दूं, लेकिन वह नहीं बता पाती है। फिर उसे पता चलता है कि वह दूसरे दिन 9 बजे आएगा, तो वह मन में ऐसा सोचती है कि वह जैसे ही आएगा मैं उसे सारी बातें बता दूंगी कि तुम इस तरह से मेरे चक्कर पीछे पीछे मत निकालो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, और मैं जो है अब संजय से प्रेम करती हूँ और संजय से ही जल्द विवाह करने वाली हूँ, और वह बहुत ही अच्छा है, वह कम से कम तुम्हारी तरह धोखा देकर छोड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारी तरह धोखा देने वाला तो वो नहीं है। ये सारी बातें वो मन में सोचते रहती है और वो सोचती है कि मैं अभी बता दूं, अभी बता दूं, अभी बता दूं, लेकिन वो नहीं बता पाती है। उसे कहीं न कहीं जैसे ही वह पहले बता नहीं पाती है, फिर वो प्रयास करने लग जाता है नौकरी के लिए, तो उसे लगता है कि कहीं ऐसी बात सुनकर
यह प्रयास ना छोड़ दे, तो इसलिए वह कह नहीं पाती है, फिर बाद में कहना चाहती है लेकिन फिर उसे कह नहीं पाती, उससे धीरे धीरे उससे प्रेम होने लग जाता है और अंत में उसे उसी से प्रेम हो जाता है। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो दीपा ने क्या देखा, बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। ईरा और मुन्नू को तेजी से आते देखा, संजय को तेजी से आते देखा। तो क्या है, जब 10 मिनट रहे, उत्तर है ए, बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। जब आखिरी दिन उसे वो आ रही थी कलकत्ता से जब वह कानपुर आ रही थी, तो उस दिन उसने ईरा को, जब ईरा उसे गाड़ी में चढ़ाने के लिए आई हुई थी, तो ईरा को उसने जल्दी ही भेज दिया था कि तुम जाओ घर पर, ठीक है ना, मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना, ऐसा कह के भेजा। कारण ये था कि अगर निशित आ जाएगा तो वह कुछ समय निशित के साथ अकेले बिताना चाहती थी। वह इंतज़ार करती रहती है, निशित नहीं आता, लेकिन जब 10 मिनट रह जाते हैं तब निशित जो है झांकता झांकता खिड़कियों में से झांकता हुआ आता है कि आखिर दीपा कहाँ बैठी है। तब वह कहती है कि देखो कैसा मूर्ख है, वह इतना भी नहीं जानता कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, मैं यहाँ बाहर खड़ी ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दीपा बाहर खड़ी ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। जाकर पहुँच की खबर देना, जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। उपयुक्त कथन किसका है, आसान सी बात है, निशित का है। किसका है यह कथन, निशित का है। जब गाड़ी रवाना होती है उस वक्त वह उसे ये बात कहता है। संजय ऑफिस के काम से कहाँ गया था, तो संजय ऑफिस के काम से कहाँ गया था, छोटी छोटी बातें भी याद हो गई है मुझे, आपको भी याद होनी चाहिए। फटक, कहाँ गया था, संजय ऑफिस के काम से फटक गया था। नियुक्ति हो गई, बधाई, उपयुक्त तार किसने भेजा था, नियुक्ति हो गई, बधाई, उपयुक्त तार किसने भेजा था, उपयुक्त तार ईरा ने भेजा था। किसने भेजा था, ईरा ने भेजा था। सबसे पहले पत्र जो मिलेगा वो संजय का मिलेगा, इसमें पत्र है, ठीक है ना, टोटल 4 पत्र का जिक्र है। पहला पत्र सबसे पहले कानपुर में आएगा ईरा का कि तुम ने जो नौकरी के लिए आवेदन किया था उसका जल्द ही इंटरव्यू का कॉल आने वाला है, तुम तैयार रहना, उसका नाम मात्र का जिक्र है। दूसरा जो पत्र है वो पूरा पत्र है, उसमें बातें लिखी गई, वो संजय का है कि तुम कलकत्ता जाकर तो भूल ही गई, ठीक है ना, मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा, शायद वो 5 दिन का कहकर जाता है। तीसरा पत्र जो है वो ईरा का आता है कि नियुक्ति हो गई, बधाई हो। चौथा पत्र इसमें निशित का आएगा जिसमें वह लिखेगा कि मैंने ईरा को कह दिया था, सूचना दे दी थी कि तुम्हारी नियुक्ति हो गई है और उसे तार के लिए कहा था, उसने तुम्हें तार कर दिया होगा, तुम्हें सूचना मिल गई होगी, और शेष फिर ऐसा लिखकर वह उस पत्र को ख़त्म कर देता है। और एक पत्र का जिक्र और है, वो है दीपा के पत्र का, जिसमें दीपा कलकत्ता से आते ही अगले दिन सुबह निशित को लिख देती है और अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन निशित का लौटकर जो है पत्र नहीं आता है। संजय ने दीपा को क्या क्या लाकर दिया था, संजय ने दीपा को क्या क्या लाकर दिया था, तो वह कमरे में देखती है, जब वापस आती है तो वह कमरे में देखती है कि हर चीज़, जो भी चीज़ है वो किसकी लाई हुई है, संजय की लाई हुई है। हरे पर्दे, फूलदान, बुक रेक, टेबल, पेन, उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ें कमरे में किसकी लाई हुई थी, संजय की लाई हुई थी। निशित दीपा को क्या कहकर बुलाता था, निशित जो है वो दीपा को क्या कहकर बुलाता था, इसमें तो मूर्ख मूर्ख कहता है, पर मुझे लग रहा है दीप होना चाहिए, देख लेते हैं 1 मिनट। दीप बिल्कुल सही है। क्या कहकर बुलाता था वो, दीप कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता था, दीप। निशित दीपा को क्या कहकर बुलाता था, दीप। वैसे वो उसे मूर्खा भी कहता है, लेकिन पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, कथन किसका है, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम, ये शुरुआत से हो गया, फिर कोई प्रश्न रह गया होगा, तो ये कथन किसका है, यह कथन है दीपा का। किसका है, दीपा का कथन है। निशित दीपा को क्या कहकर बुलाता था, निशित दीपा को क्या कहकर बुलाता था, ये क्या बात है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पीछे भी निशित ही आया है, ठीक है जी। निशित
दीप कहकर बुलाता था। निशित जो है दीपा को दीप कहकर बुलाता था, और संजय मूर्खा कहकर बुलाता था। मूर्खा मूर्खा कहता है पर पता नहीं। तो ये थे प्रश्नोत्तर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है ना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे कृष्ण काव्य के साथ, और साथ में राम काव्य की रसिक भावना से संबंधित भी एक छोटी सी वीडियो रही है, वो भी मैं करवा दूंगा, रामचरण दास की और जीवाराम की, जिसमें वो कहते हैं कि कृष्ण ने क्या रास किया था। रास तो राम ने किया था, 99 रास वो कर चुके थे, ठीक है ना। सिर्फ एक ही रास बचा था, 100वां रास, और उसको करने के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। तो राम की रास लीला से संबंधित जो वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो और आने वाला है। फिर कृष्ण काव्य रहेगा, और साथ में हो सकता है तो कल आपको अरस्तु भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।